अब चलते हैं अवैस अहमद भट्टी साहब की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है हमारे पास यहाँ पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। अवैस साहब कैसे हैं? थैंक यू जी। खान साहब के बयान को किस तरह ले रहे हैं आप? बहुत मुहिब वतन हल्के जितने वो तड़प रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इसको किस तरह ले रहे हैं? नजम भाई मुझे आप ये बताइएगा, जिस तरह मियां हबीब साहब अभी कह रहे थे कि ये जो बात है, मैं अपने तौर पे अगर बात करूं तो खान साहब ने उस डर और खौफ की बात की है जो कि हमें हो सकता है, जो फ्यूचर में हो सकता है। ये खान साहब एक तज़िया है कि देखिए जो हालात आज पैदा कर दिए गए इस मुल्क के अंदर, जो इकोनॉमिक क्राइसिस मुल्क के अंदर पैदा हुआ है, जहां पे हम बैंक करप्ट होने की तरफ जा रहे हैं, ये वो हालात हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं खान साहब कि अगर ये हालात रहते हैं तो फिर ये कुछ हो सकता है। खान साहब ने ये नहीं कह दिया कि जी होने जा रहा है। खान साहब कह रहे हैं, खान साहब अब देखिए वो मंजरकशी कर रहे हैं, वो बाकायदा मंजरकशी कर रहे हैं इस चीज की। बिल्कुल मंजरकशी कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी के पास हुकूमत नहीं रही, सिर्फ इसलिए। देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास अगर आज हुकूमत नहीं है तो हम इस तरह की बातें करें। देखिए क्या नेशनल मूवमेंट, जो मैं बताऊं, अगर बलोचिस्तान की बात करूं, क्या नेशनलिस्ट वहां पे कोई नहीं है? और कबायली इलाकों की बात सर, वो तो भुट्टो दौर में भी थे, वो ज़ियाउल-हक के दौर में भी थे, वो मुशर्रफ के दौर में भी थे, वो नवाज शरीफ के दौर में भी थे, जरदारी साहब के दौर में भी थे। आपको खास आ गए हैं, आपको अलहदा आ गए हैं। जब मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होती है तो इस तरह के काम बहुत कम होते हैं। ठीक है, आज मुल्क के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस इस हद तक बढ़ चुका हुआ है कि आज लोगों के पास 2 वक्त की रोटी लेना मुश्किल हो गया है। ये जो नारे लगा के आए, महीने में ही हो गया है। यस, आपको नहीं पता कि 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाने से क्या मत है इस मुल्क के ऊपर? यहाँ पे 3 रुपए बढ़ते थे तो मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा। अच्छा, पेट्रोल पे महंगाई पे मैं बात करूंगा, आपकी निशानदेही बिल्कुल बजाय, महंगाई हो रही है और जो कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है और आप लॉयर्स विंग एक वकील होते हुए ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो बयान है वो दुरुस्त है। देखिए उनका डर और खौफ दुरुस्त है कि ये हो सकता है। अगर आप ये कहें कि वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, किसी की विश है, तो ये बिल्कुल नहीं है, कोई इसके साथ नहीं है। मैं एक पीटीआई के वर्कर के तौर पे ये कहूंगा कि अगर वो ये कहें कि इसको तकसीम होना चाहिए तो नॉट एट ऑल कोई बंदा उनके साथ खड़ा, मेरे चाहे वो लीडर हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं। लेकिन वो जब बात करते हैं, एक तजिया देते हैं या एक अपना एक डर या खौफ की बात करते हैं कि हमें ये डर है कि ये अगर बैंक करप्ट होने जा रहे हैं, यूक्रेन के हालात यहां पे पैदा हो रहे हैं, श्रीलंका वाले हालात यहां पे पैदा हो रहे हैं कि श्रीलंका बैंक करप्ट हुआ तो वहां पे लोग बाहर निकले और एक मूवमेंट बनी। और यहां पे भी ये होने जा रहा है कि अगर हम बैंक करप्ट हो गए तो हमारी फौज जो है उसके हमारे लिए काबिल इज्जत है। क्या फौज की जब वो बात करते हैं कि फौज अगर एक साइड पे हो जाती, फौज इनको एक साइड पे छोड़ देती गवर्नमेंट को। वैसा मुझे ये बताइएगा, 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है, मुझे ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब ये बयान देंगे, हमारे कौमी लीडर के तौर पे, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद उनकी क़यादत पर एतमाद करती है, अगर वो ये बातें करेंगे कि पाकिस्तान दिवालिया होगा, पाकिस्तान का बैंकक्रप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम छीन जाएगा, पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएंगे, पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी, वैसा अगर इमरान खान साहब ये बातें करें तो फिर मोदी क्या बातें करेगा, फिर इसराइल के इदारे क्या बातें करेंगे, फिर इंडिया और अमेरिका के जो नाम नहाद तहकीकाती इदारे बने हुए हैं, रिसर्च इदारे बने हुए हैं, जो हमें खत्म करना चाहते हैं, वो क्या बातें करेंगे? ये बातें अगर इमरान खान साहब करेंगे तो फिर हमें दुश्मन की क्या जरूरत है? देखिए दुश्मन का एक और एंगल से बात कर रहा होता है। खान साहब का जो एंगल है वो आप भी समझिए उस बात को। खान साहब कह रहे हैं कि हमें सही डायरेक्शन में जाना है, मुल्क एक सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा था। इन लोगों ने जो अमेरिका के साथ मिलके यहाँ जो रजीम चेंज की जो हरकत की है, जिसकी वजह से यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, लोग हमारे ऊपर, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहा। मियां शहबाज शरीफ साहब गए, सऊदीया गए, यूएई गए, किसी ने कोई आपको सपोर्ट नहीं किया। टर्की गए, किसी ने कोई आपको सपोर्ट नहीं किया अभी तक। देखिए ये वो हालात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है हमारे से बात उठ गया। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो इस रजीम चेंज की साजिश में शरीक नहीं थी। अगर वो शरीक होती तो सपोर्ट करती। इसका मतलब ये हुआ वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो आपके पीछे खड़े हुए हैं। खान साहब ने कभी रजीम चेंज के अंदर यूएई का नाम लिया नहीं, सारों की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अमेरिका ने किया हमारे साथ, जो लेटर आया, लेटर सबके सामने है। खान साहब तो बार-बार, देखिए खान साहब तो बार-बार कह रहे हैं कि यहाँ पे कमीशन बनाया जाए, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। उसमें देखें जो उसके बाद देखें जब से रजीम चेंज हुई है, नजम भाई आपको देखिए हालात कब से खराब हुए हैं हमारे। अच्छा चलिए एक और बात बताइएगा, अब आपसे मेरा सवाल जो है,
बतौर तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स विंग है उसके नायब सदर के तौर पे है, क्या आप ये समझते हैं कि इसके बाद इस बयान के बाद खान साहब जो है आर्टिकल 62 की जद में आते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि उनके आर्टिकल 6 जो है उन पर लगता है, नहीं लगता? क्या वजाहत है आपके पास? देखिए, खान साहब ने एक बात की है कि ये हो सकता है। देखिए, ये उन्होंने क्या कहा जी होगा और मैं इसके साथ खड़ा हूं। जब वो कहते हैं कि उस चीज का नारा लगाएं कि मैं इस मुल्क के अंदर ये जो एटमी प्रोग्राम है उसको खत्म करवा के छोड़ूंगा, मैं इस मुल्क का दिवालिया करवा के देखिए, एक करने में और एक इजहार करने में कि जी ये हो सकता है, बहुत फर्क है। अब अगर फिर तो अचकजई साहब के ऊपर बड़े केसेस होने चाहिए था, गद्दारी के केसेस होने चाहिए, मौलाना फजल रहमान को पकड़ना चाहिए था। एमक्यूएम के लीडर जो रोज बात करते थे, कराची और सिंध के लहदी की बात करते थे, इसी तरह सराइकी सूबे वाले जो बात करते थे, डॉन लीच थी, क्या किसी के ऊपर ये मुकदमा बना? वो लोग अचकजई तो ये बड़ा डायरेक्टली कहते होते थे कि जी बलोचिस्तान की वो अलहदगी की बात करते थे, वहां पे कबाइल जो है बुगटी कबाइल है या दूसरे तीसरे कबाइल है, वो ये बात करते हैं। वहां पे नेशनलिस्ट आज भी बात करते हैं, बलोचिस्तान की अलहदगी की बात करते हैं, जहां पे हमारी पाक फौज ने बेहतर हिकमत अमली अपनाई और वहां पे लोगों को इकट्ठा किया और वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, प्रोजेक्ट्स आप बड़ी जबरदस्त, मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ये कहते कि मैं इस मुल्क के 3 हिस्से करूंगा, मैं इसको जो है इसके छिनवा दूंगा, मैं इसको दिवालिया करवा दूंगा, मैं फौज को तबाह करूंगा, तो फिर उन पर आर्टिकल 6 लगता, लेकिन अब नहीं लग सकता, अब नहीं लग सकता। ये बड़ी टेक्निक एक्ट है कि अगर वो एक्ट करते, देखिए ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि एक बात कर रहे हैं कि जी ये हो सकता है कि अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जाते हैं तो हमारे मुल्क में अंदर इतने हालात खराब हो सकते हैं कि यूक्रेन की तरह हमारे मुल्क में भी इस तरह हो सकता है कि नेशनलिस्ट फिर से उभरे और ये मुल्क डिवाइड की तरफ भी चला जाए। जी, बहुत ये बात कर रहे हैं। वैसा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, तो बड़े टेक्निकल तरीके से अपने लीडर को डिफेंड करते हुए उन्होंने साफ आर्टिकल 6 से बचा लिया है, बल्कि 62 से भी बचा लिया, उन्होंने बचा लिया। वो कहते हैं कि भाई उन्होंने कौन सा कहा कि मैं ये सब करूंगा, वो तो सिर्फ खतरा बता रहे हैं, डरा रहे हैं, लिहाजा ये बात गलत है कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक मरतबा फिर साजिश की बात की गई है। मैं मियाँ हबीब साहब की तरफ दोबारा आऊँगा। मियाँ हबीब साहब, ये बताइएगा, ये जो साजिश की बात बार बार की जा रही थी, ऐसा ऐसा बात जो है दब सी गई है, कोई सबूत सामने नहीं आए, कोई चीज़ें सामने नहीं आई, आप समझते हैं कि बात दब गई है, ख़त्म हो गई है, वो बयानिया एक्सेप्टेंस नहीं हो सकी, या चल रहा है अभी? नहीं, बयानिया तो बयानिया का जादू जो है वो सर चढ़ कर बोला। ये जो अभी पॉपुलैरिटी मिली है इमरान खान को, वो उसके पीछे यही बयानिया ही था। एक उन्होंने जो अवाम के सामने रखा और उस पर लोग बाहर निकले और इतने बड़े जलसे हुए। लॉन्ग मार्च में कितने बंदे थे? देखें, लॉन्ग मार्च जो है ना वो सिर्फ उसको पॉपुलैरिटी का तैयारी, जलसे जो थे वो उस लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए थे, उस लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए थे। लेकिन आप ये भी साथ मद्देनजर रखें ना, रियासत जो होती है वो पावरफुल होती है। आप रियासत के खिलाफ कोई उस तरह की अगर वो चाहे कि एक्टिविटीज ना हो तो कोई नहीं कर सकता।